परसेंटेज का कॉपी पेस्ट वाला इशू था। एक सेकेंड। सब कुछ। कोई है नहीं क्या फॉर्मेट ऐसा? ठीक है, ले लो ये वाला कोर्स बात लेते हैं। तो अगर आप इसका अचीवमेंट्स ऐसे निकालते हैं ना, ठीक है ना, यहाँ तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना। ठीक है, क्या करना चाहते हैं आप? ये करना चाह रहे हैं कि इसको मैं कहीं पे ले जाना है आपको। यहीं पे दिखा देता हूँ, सपोज आपको यहाँ पे लेके जाना है। अगर अभी करेगी ना तो एरर देगा। क्यों देगा एरर, समझ गए? क्योंकि इसको ना ये डिपेंडेंट है किस पे, सी एन बी पे। और सी बी इसको रेफरेंस यहाँ पे मिल नहीं रहा है, इसलिए एरर दे रहा है। तो क्या करना चाहिए ऐसा सिचुएशन में? आपको कॉपी करके जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं सपोज यहाँ, आपको ना पहले वैल्यू में कन्वर्ट कर देना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग लर्निंग है, वैल्यू में कन्वर्ट करके जब ट्रांसपोज करोगे ना तो परसेंटेज में आ गया। बट अगर सेम में मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एंड वैल्यू में ट्रांसपोज करूँ तो ये ऐसे आएगा। नाइस। इसलिए अब परसेंटेज, क्योंकि इससे पहले मैंने उसके ऊपर पेस्ट किया था, ये परसेंटेज वाला ना फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गया था। बट यहाँ पे नहीं किया तो नहीं आया। तो सही तरीका क्या होना चाहिए? आपको इस वैल्यू की जगह ये वाला वैल्यू लेना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज नंबर फॉर्मेटिंग का पार्ट है और आप चाह रहे हैं कि एज इट इज आए एंड अगेन ट्रांसपोज भी हो जाए। ठीक है, ये था मेथड। मेथड नंबर टू क्या था? लिंकेजेस वाला, वो आप देख लेना फाइंड से जो मैंने किया था। हो जाएगा, यस नो? ठीक है। इस सीट में ना बहुत सारी चीजें दी थी, आई डोंट नो ये वाला सीट मैंने आपको शेयर किया था नहीं किया था, ये वाला किया था ये फोकास डिप्लीशंस वगैरह वगैरह। नहीं किया? क्यों नहीं किया? ये सेंड किया ना। हाँ, सेंड किया। ये सीट शेयर नहीं किया था मैंने। नहीं नहीं। ऐसा कुछ सीट शेयर किया तो था मैंने एक, ऑलमोस्ट सेम था आई थिंक सो। तो दूसरे उसमें एक प्रिपरेशंस करके एक वर्ड लिया था ना। हाँ, उसमें सेलियंसी वगैरह निकालने के लिए बोला था। तो वो कर लिए थे। वेरी नाइस। शेयर नहीं करोगे तो कैसे आइडिया आएगा? इवन मैं ये वाला भी शेयर करूंगा, जिसे भी ट्राई करना आप सभी, है ना। मैं बताया तो गई फोरकास्ट एंड सेल्स में क्या डिफरेंस होता है, आप लोगों के साथ में कंफ्यूजन होगा, आपके वाले सीट में आ जाता हूँ। आज मैं शेयर करूंगा, देखो। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना सेल्स फोरकास्टिंग, इट मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ प्लानिंग। ये एक प्लानिंग है। सो अगर मैं यहाँ पे मंथ लिखूँ एंड इसको नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया, मंथ वाइज ना हमने सेल्स फोरकास्टिंग कर ली कि भैया क्या क्या। अब दोनों चीज बड़ा ध्यान से समझना। आप जनरली ना क्या सुन, अभी तक सुन रहे होंगे कि भाई टारगेट्स क्या था और क्या अचीव किया, है ना। ये स्टैंडर्ड आंसर्स है जो हम जनरली सुनने को मिलता है। टारगेट एंड फोरकास्टिंग दोनों अलग अलग चीजें होते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स हम हल्दीराम एक कंपनी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हल्दीराम ने प्लान किया कि इस साल 300 करोड़ का बिजनेस करना है हमें। ठीक है, 300 करोड़ टारगेट अचीव करना है। अब हल्दीराम क्या करता है, वैरायटी ऑफ स्नैक्स बेचती है अलग अलग, है ना। जैसे आप मिक्सचर्स हो गया, फॉर एग्जांपल उसका आलू भुजिया हो गया, उसमें भी स्पाइसी होता है, प्लेन होता है, लाइक वैरायटी ऑफ स्नैक्स बेचता है। तो क्या प्लान करेगा, वो देखेगा कि हमारा किस किस स्नैक्स का क्या सेल है, किस एरिया में और किस पैकेज साइज में। समझ पाए? जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आलू भुजिया का एग्जांपल लिया। अब आलू भुजिया क्या है ऐसा देखो, पता नहीं, जब ये स्पेलिंग देख लेना क्या सही है इसका। आलू भुजिया का क्या है, फॉर एग्जाम्पल अलग अलग साइज है, आपने देखा होगा 10 रुपए का भी है, 50 रुपीज का भी है, मे बी 100 रुपीज का भी होगा। इट इज डिपेंडिंग ऑन द साइज। पता नहीं 100 ग्राम देता है, 200 ग्राम देता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। बट साइज के हिसाब से ना इसके प्राइजेज बढ़ जाते हैं और फिर आप क्या करते हो, अपनी यूजेस के हिसाब से खरीद लेते हो। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये वाला खरीद लेते हैं। बट अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे, थोड़ा सा और क्लैरिटी लोगे तो क्या हो रहा होगा, माइट बी, जैसे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ना बगल में आपका सैनिक फॉर्म है तो कंपेयर करने में इजी हो जाता है। व्हाट डू थिंक, सैनिक फॉर्म वाला 10 रुपये वाला पॉकेट दे रहा होगा क्या? नो ना। तो वो कहाँ पे जाएगा दोगे तो? अगर वो हल्दीराम का प्रोडक्ट कंज्यूम कर भी रहा होगा तो बड़ा वाला पैक ले रहा होगा, बेशक वो थोड़ा सा ही क्यों ना खाए। बट एज कम्पेयर वी लाइक मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग काफी सारा हाइजेनिक प्लेस एंड हाइजेनिक फूड्स कंज्यूम करते हैं, और हम लोग तो बस ठीक है वाला सीन चलता है।
ओके। तो मेरा क्वेश्चन से आप ये एक लर्निंग्स देना चाह रहा हूँ कि ये पैक साइज भी जब हम टारगेट प्लान करते हैं ना, तो देखते हैं किस एरिया में कौन सा पैक साइज का क्या सेल है और अब क्या होना चाहिए। आप समझ पाए ना। इस तरीके से हम प्लान करते हैं। अगेन डिटेल कम्युनिकेशन का पार्ट है, हम करेंगे। अब 300 करोड़ हमने बोला पूरे साल का प्लान है। अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, 300 = 300 डिवाइड बाई 12 कर दो, तो पर मंथ का मोटा मोटा 25 करोड़ का आ रहा है धंधा जो हमें करना है। अब ये किसमें स्प्लिट हो जाएगा भाई, ये स्प्लिट हो जाएगा स्टेट में, ये स्प्लिट हो जाएगा मंथ में, ये स्प्लिट हो जाएगा कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट एंड एसक्यू लेवल तक। पता नहीं यहाँ तक आप समझ भी नहीं पाए होंगे कि एसक्यू क्या बोलते हैं। ये भी एक नया वर्ड है, सीख लो। एसक्यू का मतलब होता है स्टॉक कीपिंग यूनिट। जो आप जाके बोलते हो ना कि मेरे को एडिडास का 7 नंबर का ब्लैक कलर का शूज दिखाओ, तो एक साथ जो सारा कम्युनिकेशन क्लियर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एसक्यू। आप बोलते हो एक रिटेल को जाके भैया 10 रुपए वाला आलू भुजिया देना, दैट इज कॉल्ड एसक्यू। आपने ना उसको राइट कम्युनिकेशन दे रहे हो कि 10 रुपए वाला ही भुजिया चाहिए और वो भी आलू भुजिया चाहिए, और वो भी किसका चाहिए, लेट से हल्दीराम का चाहिए। तो एसक्यू का मतलब होता है कि आप उस प्रोडक्ट का ना एग्जैक्ट मतलब बोल रहे हो कि भैया मेरे को यही वाला प्रोडक्ट चाहिए, आप ऐसे नहीं बोल रहे हो। अच्छा, ब्लैक कलर में कोई शूज दिखाना 7 नंबर का, तो एसक्यू नहीं होगा, देन दैट इज कॉल्ड कलर कैटेगरी। मतलब कि ब्लैक कलर में ही देखना है इसको, 7 नंबर साइज में ही देखना है, बट अब वहां पे देखेगा डिजाइन कौन सा इसको समझ में आ रहा है। तो उसी को हम कैटेगरी एंड सब कैटेगरी बोलते हैं। आऊंगा जब डेटा लेवल पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी देना होगा। फिलहाल आप ये समझे कि जो आपने बोला ना हल्दीराम का 10 रुपए वाला भुजिया या मस्टर्ड ऑयल देना 1 लीटर, दैट इज कॉल्ड एसक्यू। इसको हम एसक्यू बोलती है कंपनी। तभी समझ गए। और हम प्लान एसक्यू लेवल पे करते हैं। कंपनी प्लान एसक्यू लेवल पे ऑब्वियसली नहीं करेगी। अब यहाँ पे समझ में आएगा, नहीं करेगी तो उसको कैसे पता चलेगा हल्दीराम वाले को कि इस महीने के लिए 10 रुपए वाले का कितना पैकेट प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन करवाने हैं फैक्ट्री में। 20 रुपए वाले के कितने बनाने हैं, 100 रुपए वाले के पैकेट कितने बनाने हैं। अब समझ में आ रहा है ना। तो डिपार्टमेंट नहीं, अभी एक ही डिपार्टमेंट की बात करें, प्रोडक्शंस की है। बताओ, रुक गया। हाँ ठीक है, बताता हूँ। तो हमने क्या प्लान किया कि एक महीने में हमें 25 करोड़ का धंधा करना है। किस लेवल पे ब्रेक हो जाएगा, स्टेट लेवल पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि हमें 25 करोड़ रुपए अचीव करने के लिए कुछ तो बेचना पड़ेगा ना। क्या बेचना पड़ेगा, हल्दीराम का भुजिया का पैकेट। तो ये जो आप 83 बोल रहे हो ना जनवरी में, इट इज ये कहना चाह रहा है कि जनवरी में इतने नंबर ऑफ पैक्स बेचने हैं जिसका वैल्यू इतना बन रहा है। आप समझ पा रहे हैं। तो फोरकास्टिंग का मतलब होता है कि आप उतना प्रोडक्ट अरेंज करोगे टू अचीव दिस नंबर। अभी समझ में आ रहा है ना। तो टारगेट तो ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला यहाँ पे शिवानी को जो रिसेप्शन में बैठती कि इस महीने ना मेरे को 50 एडमिशन चाहिए डेटा एनालिटिक्स में। 50 इज हर टारगेट, उसका ये टारगेट है। लेकिन 50 कैसे होगा, दैट सी हैज टू प्लान ना कि भाई वो कैसे अचीव करना है। तो वो प्लानिंग में जाता है, ये फोरकास्टिंग होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं डिटेल में बताओ तो, हर कंपनी 3 महीने का फोरकास्टिंग प्लान लेके चलती है, दैट इज कॉल्ड रोलिंग फोरकास्ट बोलते हैं इसको, आरएफ बोलते हैं शॉर्ट में। और फुल फॉर्म बोलेंगे तो रोलिंग फोरकास्ट। हम क्या करते हैं, हर अगले 3 महीने की प्लानिंग लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए हल्दीराम का डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स है, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आप दिल्ली के हैं, ये यूपी में है, ये नोएडा में है, वगैरह वगैरह। तो लेट्स सी इनका नाम है एबीसी एक्सवाईजेड प्राइवेट लिमिटेड। तो हम कहेंगे भैया सर अगले महीने का क्या प्लान है, अपना प्लान भेज। तो ये पूरा एक्सेल शीट में ना मेरे को प्लान शेयर करेगा कि ये भुजिया का पैकेट इस साइज की इतने नंबर ऑफ क्वांटिटी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं ना। और ये क्यों लेना जरूरी है, ताकि इसके ऊपर हम प्लानिंग करेंगे फर्दर कि भाई अब इतने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराने के लिए हमें रॉ मटेरियल भी तो अरेंज करना है। आप समझ आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो हम पूरे इंडिया से पहले क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं गाइस, जो आप सब करोगे एक टाइम पे जब एनालिस्ट बन जाओगे तो। डेटा कलेक्ट करने के बाद ना फर्दर 3 रोल आपका प्ले होगा। रोल नंबर 1, टू कलेक्ट द डेटा एंड सी कि भाई किस स्टेट ने कितना प्लान्स दिया, दैट इज द वन। रोल नंबर 2, हमने अपनी क्या प्लानिंग करी हुई थी कि किसी स्टेट में कितना टारगेट अचीव करना था, वो उसके जस्ट बगल में नंबर रखेंगे। रोल नंबर 3, आप इसका वेरिएशन निकालेंगे, जो मैं कल से डेल्टा डेल्टा वर्ड यूज कर रहा हूँ। आप डिफरेंस देखने के लिए कि बढ़ा के दिया घटा के दिया।
अगर किसी ने घटा के दिया था उसको कॉल कर सकते हो, आप डायरेक्ट नहीं कॉल करोगे। लेट से बिहार के पटना के एक डिस्ट्रीब्यूटर ने कम दिया, तो हम देखेंगे पहले पटना का डिस्ट्रीब्यूटर कौन देखता है, कौन सा मेरा सेल्स पर्सन है। तो पता चला ये साहब देखते हैं, मैं इन साहब को फोन मिला दूंगा, भाई तेरा पटना वाला डिस्ट्रीब्यूटर ने ना प्लान कम दिया, इससे बात कर। अब समझ में आया ना। तो अब दो सिचुएशन यहाँ पर भी आएगा, इधर ये पुश करके लेगा कि भाई बढ़ा, लेट से 1 लाख रुपए का प्लान कम दिया तो कहेगा भाई 1 लाख रुपए का और तू प्लान बढ़ा ले, देख ले कौन सा तेरा बिक सकता है, बढ़ा। एक। दूसरा, अगर ये मना करेगा ना तो मैं इसके ऊपर ना फिर से काउंटर क्वेश्चन करूंगा, क्यों? क्या उसके, अब अगर ये कहता है माल नहीं बिका है अभी, उसके स्टॉक्स में माल पड़े हुए इसलिए नहीं मंगा रहा, तो मैं इसके ऊपर साउट करूंगा, तू क्या कर रहा है फिर वहां पे। एंड इट इज अ कम्युनिकेशन, मतलब इस तरह की कुछ कम्युनिकेशन होता है इंटरनल। अब हम यही सीधे मैं काउंटर क्वेश्चन करूंगा, तेरा काम क्या है वहां पे, माल क्यों नहीं निकला वहां से आगे। एक सिनेरियो निकल के आता है। दूसरा सिनेरियो आता है कि माल भी बिक गया है, 1 लाख रुपए का माल इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास अभी पेमेंट्स नहीं है। और यहाँ पर एक और लर्निंग सुन लो, जितने भी प्रीमियम प्रोडक्ट्स है या जो कंपनी जिस कंपनी का प्रोडक्ट मार्केट ने एक्सेप्ट कर लिया है, वो क्रेडिट पे माल नहीं देती। जैसे हल्दीराम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो ये उधार माल नहीं देती होगी, मीन्स अगर उसको 1 लाख रुपए का माल लेना है ना, तो पहले वो कंपनी के अकाउंट में 1 लाख रुपए डालेगा तब उसको माल देगी कंपनी, अदरवाइज नहीं देती। समझ रहे ना आप? कोई न्यू ब्रांड आ रहा होता है ना मार्केट में, वो कुछ टाइम के लिए क्रेडिट पे देती है, बट जो ब्रांडेड है वो कभी नहीं देती माल क्रेडिट्स पे। अभी समझ में आ रहा है ना। तो हम वेरिएशन चेक करते हैं, जहां पर कम होता है हम पुश करके मंगाते हैं। अगर ऐसा लगा कि जेन्युइन प्रॉब्लम से पॉसिबिलिटी नहीं है, तो हम वहां पे छोड़ देते हैं। डजन मीन कि हम 25 छोड़ देंगे, फिर हम किसी और को स्ट्रेच कराते हैं, लेकिन हमें 25 तक रीच आउट कैसे भी करना ही है, बिकॉज ये कंपनी के प्लान है और हम इससे कम नहीं कर सकते। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब थर्ड प्लान क्या होगा, किसी ने बढ़ा के दे दिया, लेट सपोज दिल्ली ने बढ़ा के दे दिया, उससे हमारा प्लान था 300 पेटीज का, बट उसने लेट से 250 दिया, ठीक है ना, या सॉरी 250 का प्लान था, 300 दिया। तो हम उससे देख सकते हैं कि इसने बढ़ा के दिया, तो आप दिल्ली का जो हेल्थ जो भी देखता है उसको फोन करके बोलो कि तूने ना 50 बढ़ा के दिया है, अपॉर्चुनिटी है तेरे मार्केट में, निकल जाएंगे। एक कॉन्फर्मेशन कॉल होता है। अच्छा ये सारी एक्टिविटीज क्यों हो रहा है, ताकि हमारा स्टॉक फंस ना जाए, प्रोडक्ट माल बन के फैक्ट्री में पड़ा ना रहे। व्हाई आई एम आस्किंग दिस, बिकॉज ये सारे जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना, ये सब एक्सपायरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर टाइम पर गुड्स नहीं निकला फैक्ट्री से और सेल नहीं हुआ, तो एक टाइम पर क्या हो जाएगा बोलो तो, एक्सपायर हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना। इसलिए हम इसके ऊपर ना बड़ा क्लोजली काम कर रहे होते हैं। क्लियरिटी मिल पा रहा है ना। तो हम इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमारे जितने भी बिजनेस आपने एक्सपेंड किया है इंडिया में, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स, उन सब से हम बात करके उनके प्लान्स लेते हैं। प्लान को आप एज अ डेटा एनालिस्ट कंपैरिजन एंड वेरिएशन एंड डिफरेंशिएट निकालेंगे, जिसमें आप लास्ट में कंक्लूजन देंगे कि हमारा क्या प्लान था, कितना ऑर्डर मार्केट से हमने उठाया इस महीने, अगले महीने के लिए, एंड उसका वैल्यू क्या बन रहा है, रेवेन्यू क्या बन रहा है। ये सब कर कुरा के आप नेशनल सेल्स हेड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनको इस रिपोर्ट को भेजते हो, वो लोग फाइनलाइज करते हैं। उसके बाद इसका एक कॉपी ईमेल फाइनेंस को जाता है, एक कॉपी ईमेल कमर्शियल को जाता है, और एक कॉपी ईमेल प्रोडक्शन को जाता है। बताता हूँ। फाइनेंस को इसलिए गया ताकि कुछ रॉ मटेरियल अरेंज करने के लिए पैसा मुझे फाइनेंस से लेना पड़ेगा, तो उसको पता होना चाहिए कि फैक्ट्री मेरे से इतना पैसा क्यों मांग रहा है। और फैक्ट्री के पास जाएगा तो क्या करेगा, पहले इवेल्युएट करेगा कि मेरे पास कितने स्टॉक्स अवेलेबल है, कितना मटेरियल अवेलेबल है जिससे बन सकता है और स्टॉक्स, और कितना और रॉ मटेरियल बनाना मंगाना पड़ेगा। अब समझ में आ गया ना, पूरे हमारा जो आई मीन प्लानिंग है, फोरकास्टिंग है, उसको अचीव करने के लिए है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे मार्केटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। मार्केटिंग वगैरह क्या करेंगे, इसके डोंगलर वगैरह बनवाएगा। आपने देखा होगा कोई रिटेल दुकान में ना ऐसे डोंगलर लगा होता है, हल्दीराम का, किसी किसी का, अलग अलग ब्रांड्स का। तो क्या करते हैं, उसी पैक में तो पैकेजिंग डब्बा में बॉक्स में एक एक डोंगलर भेज देते हैं, ताकि रिटेल दुकान वाला लटका के रखेगा, अब जस्ट वो ब्रांडिंग विजिबिलिटी के लिए। ठीक है। अब तो काफी तक बता दिया आपको। अब क्वेश्चन से कमर्शियल वाला रोल क्या करेगा, तो पहले प्रोडक्शन, अब वहां पर भी आपका बहुत बड़ा रोल आ रहा है प्रोक्यूरमेंट के लिए, क्योंकि भाई आप पूरा एनालिसिस निकालोगे, कितना रॉ मटेरियल है, उससे कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो सकता है, कितना और मुझे मकाना मंगाना पड़ेगा, मतलब प्योरली मैथ है यहाँ पे। फिर आप ये सब करने के बाद रॉ मटेरियल का एक क्वांटिटी बनाओगे और उसका एक टाइमलाइन डिसाइड करके आप किसको दोगे, कमर्शियल टीम को। कमर्शियल टीम अब अलग अलग वेंडर से बात करेगी कि लेट से मेरे को चिप्स बनाना है, तो पोटैटो कहाँ से मिलता है उस वेंडर से, भाई मेरे को 2 ट्रक 3 ट्रक या 500 ट्रक चाहिए पेटी ट्रक का।
10 तारीख तक मिल जाएगा, क्या रोट लोगे, आप समझ रहे हो ना। तो अलग अलग वेंडर से बात करते हैं, फिर कोई वेंडर इंटरेस्टेड हो जाता है जो टाइम पर उतना प्रोडक्ट अवेलेबल करा रहा है, वो माल फैक्ट्री में जाती है, वहां से माल बनता है। अब उसके बाद किसका रोल आ गया, लॉजिस्टिक का, जो माल डिस्पैच करा के भिजवाएगा उन स्टेट में। कितना इन्वॉल्वमेंट होता है, समझ रहे हो ना। हमें तो बस लगता है नौकरी मिल गया काम करो, पर अगेन ट्रस्ट में इस लेवल तक जाने के लिए आपको 5 to 10 years लग सकता है, जितना मैंने पूरा किया। मैं इतना इसलिए बोल पाया, समझा पाया, क्योंकि मैं बहुत लंबा टाइम बीए लेवल पे रोल प्ले किया बिजनेस एनालिस्ट पे, तो मेरे को पूरा पता है कंपनी का सब चीज, कि कैसे चीजें मूवमेंट करती हैं अंदर इंटरनली। ओके, और इसी में से आप कहीं ना कहीं आपका रोल हो रहा होगा, मे बी आप फाइनेंस में होंगे, कमर्शियल में होंगे, प्रोक्योरमेंट में होंगे, क्या बोल सकते हो, लॉजिस्टिक में हो सकते हैं, यहीं पे कहीं आपका रोल हो रहा होगा, आप कर रहे होंगे। तो ये क्या हुआ, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स अब तो समझ में आ गया होगा, एंड इसी को बेच के हम अपना टारगेट अचीव करते हैं। बट इतना क्लैरिटी इसलिए दे दिया ताकि आप पूरे तरीके से समझ पाए कि मैं बार बार सेल फोरकास्टिंग वर्ड यूज करता हूँ, इसका मतलब क्या है। अभी समझ में आ गया होगा काफी अच्छे तरीके से। बट यहाँ पे ना एक और कम्युनिकेशन मैंने रखा था, सेल्स फोरकास्टिंग वर्सेस डिप्लीशन। डिप्लीशन, ये डीईपी लिखा है, इसको बोले, आप डिप्लीशन बोलेंगे। एक और लेक्चर सुनो फिर। हमारा सेल्स ना 2 टाइप्स का होता है, एक हमारा होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी हम किसे बोलते हैं, कोई आइडिया है। गलत और सही नहीं है, जिसको कुछ लग रहा है तो शेयर कर सकते हैं। हम्म। प्राइमरी क्या होता है समझते हैं। हमारा ना बिजनेस 2 लेवल पे होता है, B2B एंड B2C। ठीक है, तो अभी हम हल्दीराम की बात कर रहे हैं, तो हल्दीराम से डायरेक्ट हम खरीदते हैं क्या माल, नहीं ना। हम किससे खरीदते हैं, एक रिटेल से जाके, एक दुकान से जाके एक माल लेते हैं। तो हल्दीराम जिसको पहले बेचती है ना, जिसको हम बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर एंड डीलर, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सेल। मतलब जिसको हल्दीराम डायरेक्ट बेचती है ना, उसको हम प्राइमरी बिजनेस बोलते हैं। और डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने आप में एक फॉर्म होता है, वो आपका हो सकता है प्राइवेट प्रोप्राइटरशिप हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है, वहां पे 10 20 50 100 लोग काम कर रहे होंगे। तो कैसे होती है इसका, अगर डिटेल समझोगे मेरे से, तो पहले माल फैक्ट्री में बनता है, वहां से स्टॉक ट्रांसफर होता है, इसके डिपो में जाता है। दो चीज होता है, एक तो कंपनी के खुद के प्लेस होते हैं जिसको हम ऑन परमाइस बोलते हैं, या जहां हमारा खुद का प्लेस नहीं होता वहां पर हम किराए पे रेंट पे ले लेते हैं, उसको हम बोलते हैं CNF, कंसाइनिंग एजेंट। ठीक है। अब फैक्ट्री से माल वहां पे क्यों ट्रांसफर होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने आपके मना किया हुआ है कि हम हर जगह फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे आप दिल्ली की मेट्रो सिटी में फैक्ट्री नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे क्यों धुआं और ये सब चीज निकलेगा, वो हार्मफुल है हेल्थ के लिए। तो आपका यहाँ पे ना राजस्थान में बनता है। तो ऐसी ना कुछ स्टेट को डिफाइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने, जहां पर आप फैक्ट्री अपना लगा सकते हैं। तो अब ऑर्लेट से वहां तो माल बन रही है, बट बेचना कहाँ पे, दिल्ली में, कोलकाता में, बैंक, आप समझ गए ना, इन इन स्टेट में बेचना है। तो हम क्या करते हैं, हर एक लोकेशन पे ना एक अपना एक्सटेंशन बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिपो या CNF। तो वहां से ट्रक ट्रक में माल लोड होके वहां तक जाता है, उसको हम बोलेंगे स्टॉक ट्रांसफर। अब वहां से जो जितने भी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं ना, तो वहां पर कितना हो सकता है, 5 20 25 ट्रक माल जाता होगा एक बार में, एज पर द कंजम्पशन इन मार्केट साइज। और फिर वहां से उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक ट्रक, जो छोटा हाथी अब नहीं देखते हैं, इतना इतना माल बिकता होगा। फिर वहां से होलसेलर उसमें से 10 20 50 पेटी खरीदता होगा। फिर वहां से रिटेलर एक पेटी लाता होगा, और फिर उसमें से एक एक हमको देता है। यहां तक समझ में आ गया। तो स्टॉक ट्रांसफर डिपो या CNF से जो बिलिंग होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेल, और कंपनी उसके आगे ट्रैक नहीं करती, और उससे जो आगा सेल होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अब समझ में आ गया। अब वो प्राइमरी और सेकेंडरी को क्यों ट्रैक करते हैं, ताकि उनका मानना है कि अभी हमने डिपो से डिस्ट्रीब्यूटर तक माल पहुंचाया, तो काइंड ऑफ वो भी एक क्या है, उसने मेरे को 50 करोड़ पैसा दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, हमने उसको 10 या 20 ट्रक माल दे दिया। लेकिन जब तक उससे आगे नहीं जाएगा, मुझे कैसा पता चलेगा कि फिर दोबारा उसको बिल करना है, नहीं करना। तो वो रिटेल तक ट्रैक नहीं करते, वहां से जो फर्दर बिलिंग होता है उनको सेकेंडरी मान लेते। तो उनका मानना है कि अगर वो माल होलसेल तक पहुंच गया, तो वो रिटेल तक पहुंच ही जाएगा, और रिटेल तक पहुंच जाएगा तो प्रोडक्ट हमारा कंज्यूम हो ही जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना आप। तो सेल्स हमेशा दो लैंग्वेज में हम बात करते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब कई इंडस्ट्री ना प्राइमरी को RR बोलता है,
कई इंडस्ट्री सेकेंडरी को सेकेंडरी बोलता है, और कई इंडस्ट्री सेकेंडरी को डिप्लीशन बोलता है। अब समझ में आ गया। टर्सरी भी बोलता है। तो इस तरीके की साउंड्स अगर मिले तो समझ जाना है सेकेंडरी की बात कर रहे हैं। इवन ये सब ट्रेनिंग देगा जब आप ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे तो वो ना प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच के वेरिएशन को ट्रैक करने के लिए इस तरीके से करते हैं। अब समझ में आ गया कि भाई अगर हमारा प्राइमरी 10 करोड़ का माल रमेश इंटरप्राइजेज को दिया था तो उसमें से कितना परसेंट माल निकल गया और कितना वहां पे कंज्यूम मतलब बचा हुआ है अभी माल। और हर डिस्ट्रीब्यूटर पे ना कंपनी का एक सेल्स पीपल होता है, देखने के लिए उनका रोल ही होता है वहां से प्रोडक्ट फर्दर लिक्विडेट कराओ, वहां स्टॉक्स में मत फंसाओ, क्योंकि ये सारे माल कौन से वाले बोलो ना, एक्सपायरी वाले हैं। रुक जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे हम। इन्हीं को बोलते हैं फीफॉर्म स्टाइल। फीफॉर्म समझते हो आप? फीफॉर्म का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले माल आया है उसको सबसे पहले निकालो, जो अभी आया है उसको बाद में निकालना। अब समझ में आ गया। अभी आया जो लेटेस्ट लॉट में आया है तो अभी इसकी एक्सपायरी डेट बची होगी, ज्यादा होगा, जो पहले आया उसका एक्सपायरी डेट कम होगा, तो पहले उसको निकालो। अभी समझ गए? इस तरीके से होता है बी टू बी एंड बी टू सी। बी टू सी तो खैर डायरेक्ट होता है, जिसको आप जनरली एक वर्ड में समझ जाए, ई कॉमर्स। जैसे आप डायरेक्ट अमेजोन से माल खरीद लेते हो, तो अमेजोन एक बहुत बड़ी कंपनी है, बट किसको बेचता है? डायरेक्ट आपको, हमको, और हम लोग डायरेक्ट वहां से खरीद लेते हैं। तो बी टू बी एंड बी टू सी भी समझ में आ गया, प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंशिएट भी समझ में आ गया, एंड फोरकास्टिंग का भी यही सब समझ में आ गया। तो ये वाला डेटा यही कह रहा था कि हमने सेकेंडरी लेवल पे क्या प्लानिंग करी थी फोरकास्टिंग का, और उसमें से कितना डिप्लीशन मतलब सेल हो गया हमारा। और यहाँ पे इस डेटा सेट को देखोगे तो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि भाई क्वार्टर वन में, क्वार्टर इन द सेंस कि 3 महीने का सेल, क्वार्टर टू मतलब अगले 3 महीने का सेल, और क्वार्टर थ्री मतलब अगले 3 महीने का सेल। और इसी तरीके से ये बोला कि क्वार्टर लेवल पे एक समरी बना दो फोरकास्ट का और एक समरी बना दो डिप्लीशन का, और फिर यहाँ पे ना क्वार्टर लेवल पे वेरिएशन दिखा दो, कम ज्यादा का दिख जाएगा यहाँ पे। एंड फिर दर उसने बोल दिया कि इसका वेरिएशन इन परसेंटेज दिखा दो, तो इसका मतलब होता है कि इसका जो ग्रैंड टोटल आएगा इससे डिवाइड कर दीजिएगा इसको। तो अब दो नंबर आ गया, या तो नंबर में देखना होगा तो यहाँ से देख लेगा, और कितना परसेंट का वेरिएशन रहा वो देखना होगा तो यहाँ से देख लेगा। क्लियर है? इसका कैसे निकालोगे? इसके ग्रैंड टोटल से, जो नीचे ग्रैंड टोटल आएगा इससे निकाल लोगे। ठीक है। क्वेश्चन से नहीं है कि ये माइनस प्लस करना है, क्वेश्चन से है इसके सिनेरियो को समझना है। इस चीज को समझाने के लिए मैंने इतना बोला, ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली है क्या। एंड अगेन, अगर आप इस तरीके से सीखते जाओगे तब आप करियर में बहुत कम टाइम में ग्रो कर जाओगे। अगर आप सिर्फ एक्सेल के टूल्स एंड फार्मूला सीखोगे तो या तो आप एक्सेल के एक्सपर्ट या चैंपियन कहलाओगे या ऑपरेटर कहलाओगे, लेकिन आप बहुत आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो एक्सेल सीखने के साथ साथ बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, कहाँ पर किसको यूज करना है, क्यों यूज कर रहे हैं, ये सब चीज भी अगर आप समझ रहे हो साथ में, तो आपको आपका ये ऐसा मान लीजिए कि वैल्यू एडिशन का रोल प्ले कर रहा है। जनरली इस तरीके की नॉलेज कॉर्पोरेट एक एक्सपीरियंस पीपल से एक्सपेक्ट करता है, जो आप दे रहे हैं फ्रेशर्स होके, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट्स है। ठीक है। एनीवे, तो मुझे लगता है ये कंसेप्ट समझा दिया दोनों, एंड यहाँ लेवल पे क्लैरिटी आ गया। आप अपने हिसाब से कर लोगे प्लान। वेरी नाइस। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना? हाँ ना। सो हमने ना ये वाला सेक्शंस कंप्लीट कर लिया था, एंड अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लेगा, ये सब चीज़ आता है, मैं स्किप करूँ ना, बोल्ड इटैलिक फॉन्ट वॉन्ट करना, बच्चा वाला सीन है देख लेना। एंड दिस इज ऑल्सो डन। लाइक आता है ये सब चीज़। ये आपके पास में क्या आता है ना, ये रोटेट कराने के लिए होता है। लाइक लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, इसको ना आप यहाँ से जाके इसको मैं फिक्स कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, एंड आप इसे रोटेट करा दीजिए इस तरीके से ना, ये सेल के अंदर रोटेट। अब क्वेश्चन से कि सर कोई डेटा आया है इस तरीके से, रुको जरा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और इसको ना मैं यहाँ से रोटेट करा देता हूँ, जैसे ऐसे आया है या इस तरीके से ले लेते हैं। अब क्वेश्चन है कि सर कोई डेटा आया है इस तरीके से, मेरे को सही करना है, लाइक सिंपल तरीके से करना है, तो कैसे करेंगे? काफी लोग ऐसा फॉर्मेट बनाते हैं रिपोर्ट को अच्छा दिखाने के लिए। तो आप इसका ना इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा। बेसिकली हमने ये किया हुआ है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल 1 है। तो आप इसको 0 पॉइंट पे ले आइए, या डायरेक्ट आप यहाँ पे 0 लिखेंगे तभी भी चल जाएगा, देन ओके कर दीजिए, ये अपने आप सही से हो जाएगा। इसको करने के लिए आप इस पे क्लिक करके ऑटो फिट कर दीजिएगा, हो जाएगा शॉर्टकट। ऑल्टो सी ए कर लीजिएगा, हो जाएगा।
ठीक है, दोनों ही मेथड मैंने बता दिया। तो मैं फिर से मैं सेलेक्ट करूँ इसको एंड कंट्रोल 1 करके इस पे जाऊँ। अगर थोड़ा सा करना है फ्री फॉर्म है, अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। लेट से मुझे इतना पे रखना है 46 एंगल पे, तो उतना ही रोटेट करेगा ये। तो ये आपके हाथ में है। प्रैक्टिकल पूछोगे तो बहुत रेयर यूज होता है, ज़्यादातर लोग सिंपल डेटा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड देन दैट्स इट, ओके, तो आप ऐसे कर लोगे, खत्म। सो ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। रोटेट कराने के लिए होता है, आप इस पे क्लिक करते हो तो वहीं पे पहुंच जाते हैं। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल 1 यहाँ आने के लिए। तो आई होप ये वाला कंसेप्ट डन हो गया। मर्ज का पार्ट है, आप जानते हैं कोई भी रिपोर्ट्स बनाने जा रहे हैं बीच को सेंटर, जैसे अभी मैंने डेटा ओपन किया था, कहाँ गया ये बीच वाले को मर्ज ही, तो ये मर्ज नहीं किया, देख रहे हैं आप। देखो, एक तो होता है ये, मैं दोनों बता देता हूँ। ये इससे मर्ज करने से नहीं मर्ज हो गया, बट अभी मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, चाहे इस पर क्लिक करूँ ये मर्ज नहीं हो रहा, तब हम यहाँ पे कर्सर रख पाए हैं। अब मैं इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे एक सीट में रख लेता हूँ। ओके, दो तरीका है इसको सेंटर करने का, इस वाले को। एक तरीका ये है कि इस पूरे को सेलेक्ट करिए और आपको सेंटर में रखना है तो मर्ज कर दीजिएगा, एंड यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके इसको आप सेंटर कर लीजिए। और ये जो डेसिमल्स आ रहे हैं और मेरे को डेसिमल्स नहीं दिखाना, तो आप इतना डेटा को सिलेक्शंस करेंगे, कंट्रोल 1 प्रेस करके यहीं जाना है। बट हमें इस बारी नंबर में जाना है, और नंबर में जाके ना यहाँ पे 1000 ऑपरेटर अप्लाई करना है। एंड डेसिमल्स नहीं चाहिए तो आप जीरो कर दीजिएगा, दैट्स इट एंड ओके। देखिए तो इसका विजिबिलिटी चेंज हो गया ना, ये कॉमा लग गया ना, दैट इज कॉल्ड कॉमा सेपरेटर। एंड ये आपका सेंटर में डेटा हो गया। इसको आप थोड़ा सा बढ़ा के बड़ा कर सकते हैं ताकि अच्छा दिखे, और ये 20 सेंटर में रहे, इसके लिए आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा। डन है। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके कोई सा भी कलर, लेट से आप ये वाला कलर है, ये वाला कलर अप्लाई कर दीजिए। और बीच में एक लाइन खींचने के लिए आप कंट्रोल 1 करके होम पे जाइएगा और इस पे क्लिक कर दीजिएगा। और वो अगर व्हाइट कलर में दिखाना है तो आप फॉन्ट कलर व्हाइट ले लीजिएगा, एंड फिर से क्लिक कर दीजिएगा, एंड देन ओके, वो बीच में व्हाइट लाइन खींच देगा ये, ऐसा में, ठीक है। एंड अगेन अगर आप नीचे यहाँ पे बोलना चाह रहे हो मेरे को ग्रैंड टोटल भी चाहिए, तो आप यहाँ पे ग्रैंड टोटल लिख लीजिएगा, एंड फिर से आप यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। कंट्रोल R करना है, वो अपने आप आगे तक लेके चला जाएगा। और ये जो ग्रिड लाइंस है ना, ये बॉक्सेस जो सेल दिख रहा है, आप यहाँ से हटा दीजिएगा ताकि अच्छा दिखे आपका रिपोर्ट, नीट एंड क्लीन। और इसको यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके फिर से मैं कंट्रोल 1 पे जाऊंगा, और चाहूँ तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, ब्लैक कलर ले लेते हैं हम लोग, या मे बी एक काम करो ना, आप यही कलर इस पे अप्लाई करो, ठीक है। और व्हाइट से बॉर्डर दे दो दोनों तरफ। कैसे दोगे, पहले आप इसको सेलेक्ट किया, व्हाइट किया, इस पे क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक कर दीजिए, देन ओके इट। इसमें ना दोनों तरफ व्हाइट लाइंस दिख नहीं रहा कि उसके ऊपर भी व्हाइट है, तो इससे बेटर रहेगा आप यहाँ पे जाओ और इसको अप्लाई कर दो, सबसे बेस्ट है। और यहाँ पे फॉन्ट इसका व्हाइट कर दो, तो थोड़ा सा रिपोर्ट नीट एंड क्लीन और अच्छा लग जाता है, लाइक प्रेजेंटेबल उसमें आ जाता है, देखने अच्छा लग जाता है। और ये आपका पूरा टोटल है ना, तो कोशिश करो इसको किसी अलग कलर में दिखाओ ताकि इसके ऊपर एकदम से नजर जाए। इससे पता ना चल रहा है कि हम FY25 का टोटल यहाँ ये वाला नंबर है हमारा, इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। एनीवे तो एक तो मैंने ये सेंटर करने के लिए मैंने यहाँ से मर्ज किया, और लेकिन अभी मैं दिखा रहा था यहाँ पर ये मर्ज नहीं है, और ये फिर भी ये सेंटर में है। अगर ऐसा करना है तो आप इसको आप अनमर्ज कर दीजिए यहाँ से, ये देखिए आ गया ना इसमें। बट यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस करोगे, अलाइनमेंट में जाना, और यहाँ से आप अक्रोस पे क्लिक कर देना, अक्रोस सेंटर एंड सिलेक्शन। जैसे इस पे क्लिक करोगे ये भी सेंटर ही करता है, बट आप यहाँ पे कर्सर रख सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। तो दो लॉजिक से दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। चले मेरे से पूछोगे विच वन इज बेस्ट, तो मैं बोलूंगा दिस वन इज बेस्ट। वो है क्योंकि आप यहाँ पे कुछ और भी लिख सकते हैं, सॉरी कंट्रोल जेड कर लीजिए, बट ये नहीं लिखने देगा। ये क्या करेगा, पूरे सेल्स को मर्ज करके एक बना दिया, तो आप यहाँ पे एडिशनल लिखेंगे, जब भी लिखेंगे वो इसका पार्ट बन जाएगा, सेपरेटली आप यूज नहीं कर सकते हैं। दोनों ही सही है, दोनों जगह अपने जगह पे जो आपको लगे यूज कर सकते हैं। अगर आपको इस सेंटर में ही रखना है इस वर्ड को, चाहे आप इसके साथ जाए या क्रोस के साथ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेगा इस लेवल पे। ठीक है, तो मेथड ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया कि दोनों में से आप किसी को भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या देखा था, ये सेल को मर्ज करता है, लेकिन अलग अलग अगर आपको कॉलम को मर्ज करना है ना, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ले लीजिएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, कॉलम मर्ज हो गया, सेल को रो आ गया। और आपको नहीं करना था, आप यहाँ पे अनमर्ज कर दीजिएगा, ये हट जाएगा। इवन इस पे भी क्लिक करके आप अनमर्ज कर दीजिएगा, हट जाएगा वो। आई होप ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। आज का हमारा जो मेजर पार्ट है ना गई, जो ये है, बट इससे पहले ना एक दो चीज और समझ लीजिए। अलाइनमेंट, ये वाला कंसेप्ट यही है गई जो अभी आपने यहाँ पे समझा है,
इसमें कुछ चीज है, जैसे आप देख रहे हो राइट लेफ्ट सेंटर, ये सब क्या है, वर्ड का ना एक इंस्ट्रक्शंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और मैंने लिखा यहाँ पे रमेश, ये क्या कर रहा है, लेफ्ट टू राइट तरफ जा रहा है, देखो ना, लेफ्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर कर लूँ फॉर एग्जांपल एंड देन ओके इट, आप समझ पा रहे हो, आप सेंटर से लिखना शुरू किया तो एक हिंट्स देता है, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है ये सब चीज, बट बस आपको आइडिया होना चाहिए। जनरली होता है, अब इसको जनरली रहने दीजिएगा। सेकंड क्या था, जस्टिफाई, वो जस्टिफाई करता है बीच से वर्ड को। और ये फील क्या होता है, देखिए जैसे, अगेन मैं कैंसल, मैं यहाँ पे जाता हूँ एंड कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे रमेश कुमार, और इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आ ये कुछ ओवरलैप हो रहा है, एफ पे भी जा रहा है इस वर्ड को, लेकिन अगर आप इसको सिलेक्शंस करके फिल पे जाओगे ना तो इनसाइड सेट हो जाएगा, वो सेल के अंदर चला गया। एंड इस पे आप डबल क्लिक करोगे ना तो दिख जाएगा। तो लेट से किसी ने फॉर्मेटिंग, ऐसा रिपोर्ट आया, डेटा आया, आपको कुछ लिख रहे हैं बट वो अंदर के साइड अगर मूव हो रहा है, सेट हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पर आके किसी ने उसको फील पे रखा हुआ है, आप उसको जनरल कर लीजिएगा। क्लियर है, आक्रोश मैंने, अब या तो वहाँ पे रैप यहाँ से नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ से ओके। सेकंड क्वेश्चन है, जैसे अभी बता रही थी रैप के लिए, तो उसके लिए ना हम इस पे क्लिक करेंगे रैप के लिए, तभी रैप हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी दो इंटरेस्टिंग चीज है। आ, एक है कि रैप कर दीजिए, इस तरह ही साइज में रखना है तो रैप कर दीजिए, या ऑटो फिल कर देंगे या बड़ा करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो पूरा ले लेता है साइज अपने, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ऑटो फिल भी हो जाएगा। मेथड नंबर वन। मेथड नंबर टू है कि लेट से मैंने यहाँ पे लिखा रमेश एंड अगेन कुमार, बट यहाँ पे ना एक ही सेल के अंदर ना दो लाइन या दो पैराग्राफ क्रिएट करना था, यहाँ पे ना कंट्रोल इंटर करोगे तो ये दो लाइन खींच के गई। इस दोनों में ना अंतर है, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको छोटा करूंगा, ये रैप हो गया है नीचे की तरफ, बट ये नहीं होगा कभी भी, ये उसी लाइन में रहेगा। और इसमें दूसरे लाइन में दूसरा चीज लिख सकते हो, कैसे दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से अंकित, ये देखिए, आप छोटा कर रहा हूँ, ये सेम ही लाइन में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि काइंड ऑफ ये और इसमें क्या है, ये तो आपने रैप किया है तो जैसे ही इसका साइज छोटा कर रहे हो ना सेल का, वर्ड ब्रेक हो जा रहा है, लाइक सेकंड वाला लाइन अपने आप बन जा रहा है। बट इसमें हमने क्या किया, एक सेल के अंदर ना दो लाइन खींची हुई है, तो इस लाइन पे फर्दर आप कुछ लिख सकते हैं, इस लाइन पे आप फर्दर कुछ लिख सकते हैं, ऐसा सिनेरियो बना है। बट इसमें हमेशा इस नेम के आगे ही कुछ लिख पाएंगे, बिकॉज सिंगल लाइन में है और ये क्या है, डबल लाइन में है। एक बार अल्ट इंटर करके प्रैक्टिस करना, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, मैंने यहाँ पे लिखा नेम, और इसी के नीचे एड्रेस लिखना है, अल्ट इंटर कर दूंगा, लेंट से एड्रेस लिख दिया। अब इसमें ना हम नेम के सामने नेम लिख सकते हैं और एड्रेस के सामने एड्रेस लिख सकते हैं, इस तरीके से, और दोनों सेम सेल में जाएगा। तो मेरा बस मेन पर्पज था इसको बताने का। कई बार आपको डेटा आएगा जहाँ पे ऑल्ट इंटर रहेगा और उसको आपको पकड़ना है कि रैप क्यों नहीं हो रहा है, रैप का, या मैं बड़ा कर रहा हूँ तो एक ही लाइन में क्यों नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये रैप है और ये ऑल्ट इंटर है। दिखाता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा था, रुको। मैं यहाँ पे लिख दिया अगेन रमेश कुमार, और यहाँ पर भी लिखा रमेश, स्पेस दिया, ऑल्ट इंटर किया, देन कुमार लिखा। अब देखना, इसमें मैंने ऑल्ट इंटर किया है और इसमें मैं रैप कर रहा हूँ। एक बार नोक करना बजाना है इसे, हम बात क्यों कर, ठीक है ना, ये आपका हो गया यहाँ पे। अब जब भी अब इसे बड़ा करोगे ना, ये बड़ा एक लाइन में जैसे ही मिला ये पूरा सीधी हो गया, लेकिन ये नहीं हुआ, कारण क्या था, इसमें दो लाइन खींची हुई है और एक लाइन पे एक वर्ड लिखा हुआ है, और ये एक ही लाइन था बट ये रैप था ओनली। रैप कब करते हैं, बड़ा सा वर्ड को सेम साइज के अंदर सेट करना है तो आप रैप करके छोटा कर लेते हो, आई मीन तोड़ देते हो वहां से। डन है, ठीक है। सो अब तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर समझ में आ गया होगा। अब नंबर फॉर्मेटिंग्स की बात कर लीजिए। तो नंबर फॉर्मेटिंग्स क्या होता है गाइस, नंबर फॉर्मेटिंग ना, नंबर की हम विजिबिलिटी को चेंज करने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल से समझाओ, जैसे एक और नंबर सेट कर लेते हैं। ओके, अब ये नंबर इस तरीके से दिख रहा है, लेट से इसके अंदर ना कॉमा सेपरेटर लगाना है, तो आप यहाँ पे जाओगे ना, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सारे नंबर्स की फॉर्मेटिंग है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से यूज करोगे।
जैसे ही मैंने सिलेक्शंस किया, कंट्रोल 1 इसका शॉर्टकट है, और मैं नंबर जनरल पे बाय डिफॉल्ट होता है नंबर किया, और मैंने कहा कि यार मेरे को ना थाउजेंड्स ऑपरेटर लगाना है ताकि उस नंबर को इजीली मैं रीड कर पाऊँ। एंड डेसिमल्स ना बाय डिफॉल्ट टू आ जाता है, बट आपके सेंस आपका जो डेटा है इसमें कोई डेसिमल्स नहीं है, तो कोई सेंस नहीं है दिखाने का, आप यहाँ से हटा सकते हैं, दैट्स इट एंड ओके इट। इसने क्या किया, नंबर की विजिबिलिटी को चेंज कर दिया। ऐसा मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ ताकि ओरिजिनल अभी देखो यहाँ पर कोई नंबर सेपरेटर नहीं दिख रहा। दिख रहा है कोमा सेपरेटर यहाँ पे नहीं दिख रहा ना, सिर्फ कहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है। तभी मैंने बोला कि क्या करता है, नंबर की विजिबिलिटी को चेंज कर देता है सो दैट यू कैन रीड इट इजीली, और आप समझ सको कि भाई ये क्या नंबर लिखा हुआ है। अगर यही एक साथ लिखा होता ना तो आपको टाइम लगता थोड़ा सा नंबर्स को रीड करने में। कोमा सेपरेटर हेल्प कर रहा है आपको डेटा को रीड करने में बहुत ज्यादा। तो इसे क्या पढ़ोगे बोलो तो, 1,17,996 बोल के है, क्लियर है। तो नंबर फॉर्मेटिंग। अब यहाँ पर ना फिर से मैं सिलेक्शंस करके यहाँ पे जाता हूँ। ये जो रेड है ना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई नेगेटिव नंबर्स है ना वो रेड में दिखाएगा। ओके किया, कोई रेड नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आप नेगेटिव लिखोगे ना वो रेड में हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नेगेटिव्स को मेरे को रेड में दिखाना है इस डेटा सेट के अंदर, तो आप रेड वाला सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है इसमें क्या ड्रॉबैक्स है कि रेड में तो आ रहा है बट वहां पे नेगेटिव का साइन आ जाता तो मच बेटर होता, क्योंकि कोई ये ना समझ ले कि रेड कलर में किया गया है। हो सकता है कोई रीजन होगा। इससे मच बेटर होगा कि आप ये वाला ले लीजिए, ये तो रेड भी दिखाएगा और माइनस का सिंबल भी लगा रहेगा, जिससे सामने वाला जल्दी समझ सकता है कि है क्या इसके अंदर में ये सोच था। ये वाला नंबर समझ में आ गया। सेकंड क्या है आपका है, करेंसी। करेंसी यूज करोगे, यहाँ पे दो चीजें, इसलिए मेरे को छोटा सा डेटा बना लेने दीजिए। लेट्स से 10 to 90 के बीच में एक नंबर्स बना लेते हैं। अब मैंने सिलेक्शंस किया, लेट्स से अगर आपको कोई करेंसी सेट करना है तो आप यहाँ से देख लीजिए किस कंट्री का करेंसी करेंसी लेना है और आपने अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल हम लोग ऑस्ट्रेलिया का करेंसी अप्लाई कर रहे हैं, नॉट ब्राजील। एंड डेसिमल्स नहीं चाहिए तो आप हटा दीजिए, एज यूजुअल ये सब चीज़ आप समझ गए हैं। एंड दैट्स इट। तो ये आपका डेसिमल्स इसके अंदर लग गया, आई मीन सॉरी, करेंसी लग गया। एक और जस्ट नंबर ले रहा हूँ इसके बगल में, और एक और आपके पास में, एक तो करेंसी और एक अकाउंटिंग है। दोनों ऑलमोस्ट सेम रोल प्ले करता है, बट इसके अंदर एक और एडिशनल फीचर्स मिल रहा है कि आप यहाँ पे नेगेटिव को रेड कलर या रेड विद माइनस दिखा सकते हो, और यहाँ पर अकाउंटिंग में वो आपको एडवांटेज नहीं दिख रहा। बट अकाउंटिंग में जो एडवांटेज है वो इसमें नहीं लिख सकता। क्या है अकाउंटिंग में, देखो जरा, सेम डॉलर अप्लाई करके देखो, ऑस्ट्रेलिया, डेसिमल्स नॉट रिक्वायर्ड। इस दोनों में अंतर क्या हुआ, ये डॉलर एंड वर्ड के बीच में स्पेस नहीं लेता और ये बीच में गैप्स देता है। एक तो ये है एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज क्या है, यहाँ पे फिर से मैं जा रहा हूँ, और मैं यहाँ पे अगर लेट से मुझे डॉलर नहीं चाहिए, अकाउंटिंग की बात करो, तो मैं क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा ऊपर से। तो यहाँ से अगर मैंने नन किया तो जस्ट लाइक इजीली वैसे ही दिखेगा, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग पता है क्या है, जब आप जीरो लिखोगे ना तो हाइफन बन जाता है, और ये थोड़ा ना रिपोर्ट को अट्रैक्टिव बना देता है। अगेन ये क्या कर रहा है, विजिबिलिटी चेंज कर रहा है, ओरिजिनल क्या है, जीरो ही है। इसी तरीके से आप यहाँ पर भी सिलेक्शंस करके अगर आप जाते हो करेंसी वाले में, और यहाँ से अगर आप नन करते हो ऊपर से, तो आपको जीरो की जगह जीरो ही दिखेगा, हाइफन यूज नहीं हुआ रहेगा। आया समझ में। मेरे से पूछोगे, ज्यादातर लोग कंपनी में अकाउंटिंग वाला यूज, ये करें अकाउंटिंग यूज करता है, क्योंकि ना जीरो की जगह वो लोग हाइफन दिखाना चाहते थे ताकि वो नंबर थोड़ा अच्छा दिखे, नीट एंड क्लीन दिखे, दैट्स इट। तो अकाउंटिंग एंड करेंसी का कंपैरिजन देखेंगे तो दो चीज दिखाया। एक तो ये कि जीरो की जगह पे हाइफन देता है, ये जीरो की जगह जीरो देता है। सेकंड, अकाउंटिंग में हमने देखा नंबर एंड डॉलर के बीच में एक स्पेस देता है, बट आपके पास में करेंसी स्पेस नहीं देता है। तो कल को अगर वो बोलता है कि रमेश नंबर और डॉलर के बीच में थोड़ा स्पेस बनाना, तो इसके अंदर आप स्पेस मैनुअली नहीं कर सकते हैं, इसके लिए आपको इसकी फॉर्मेटिंग ही चेंज करनी पड़ेगी। डन है, बाउंस है, क्लियर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके। अभी ना हम लोगों ने एक फॉर्मेट्स बना रहे थे, आई थिंक दिस वन, एंड लेट्स से इसमें कहीं कहीं पे मैं जीरो रख देता हूँ। ठीक है। अब इसमें ना सिलेक्शंस करके मैं अकाउंटिंग यूज करूंगा एंड नॉन यूज करूंगा डेसिमल्स। अब उनको चाहिए नहीं, दैट्स इट एंड ओके इट, देख रहे हो आप। एक तो ये रिपोर्ट है मैं दिखा रहा हूँ सामने। सेकेंड, इसके जगह पे मैं फिर से सिलेक्शंस करके मैं इसके जगह करेंसी ले रहा हूँ, ना नहीं रहेगा, सब कुछ सेम एज इट इज, दैट्स इट। आप खुद डिसाइड करिए, ये बेटर लग रहा था, इससे पहले वाला बेटर लग रहा था।
ठीक है, तो आई मीन मेरा तो है कि जो बेटर लगे यूज करो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस ऐड करके देखो तो ये ज्यादातर लोग यूज करते हैं इस तरीके से, रिपोर्ट जब बनाते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे फिर से रिपीट, ये जीरो है, वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड अगेन कंट्रोल पे करोगे तो प्रिंटेबल भी है ये। क्लियर है ना? तो इसको आप ये मत समझ लेना कि ओरिजिनली चेंज होके हाइफन बन गया है, उसी को उसने विजिबिलिटी चेंज किया है। जैसे आप शादी में जाते तो उस दिन कुछ अलग नहीं बन जाते, नहीं, और दूसरे दिन जब पानी वानी मारते तो एक्चुअल आ नहीं जाते, ऐसा करते नहीं करते? हम लोग दिन पूरा स्मार्ट सा बन के जाते हैं, मतलब जितनी रियलिटी हो दूसरे दिन निकल के आ जाती है। फैक्ट क्या है? तो दैट इज व्हाट एग्जैक्टली कि आप यहाँ पे उसी को चेंज कर दे रहे हो, बट ओरिजिनल को आप नहीं चेंज कर सकते, जो है वो ही है। एनीवे, सो आ जाते हैं कंट्रोल में, एंड ये वाला कंसेप्ट समझ गए। अब इसके बाद क्या आता है? डेट की फॉर्मेटिंग्स। डेट की फॉर्मेटिंग्स मैंने बताया था, डेट करंट डेट लेने के लिए ना कंट्रोल के साथ कॉलन इंटर करोगे ना, डेट आ जाता है। ठीक है ना? आज का डेट अगर लेना है तो कंट्रोल के साथ कॉलन, तो ये आज का डेट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहा है? 25 जून, और जो जून है ना वो अल्फाबेट्स में अगर आप देखना चाहते हैं तो कंट्रोल Shift 3 कर दीजिएगा। इतना ही से काम चल जाता है, इतना फॉर्मेटिंग तो है यहाँ पे, बट इसके अलावा कोई एडिशनल फॉर्मेटिंग चाहिए तब आप डेट पे चले जाइएगा। और ये सारे फॉर्मेट्स है, इसमें से जो लगे, लेट से आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो नीचे, आपको डे और डेट दोनों दिखाना है तो आप ये वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो आज का डे एंड डेट दोनों आ जाएगा। लेट से आप इस तरीके से दिखाना चाहते हैं तो आप यूज कर लीजिएगा। बेसिकली ये डेट की फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। अगर गलती से किसी ने डेट को नंबर्स बना दिया, कैसे करोगे ना डेट में? वेरी नाइस। तो एक मेथड तो है कंट्रोल Shift 3, एंड मेथड नंबर 2 आप यहाँ से भी आके यूज कर सकते हैं, एंड अगर डे के साथ चाहिए तो आप नीचे वाला, ठीक है ना, आप यूज कर सकते हैं। तो मैं समझू डेट भी समझ में आ गया। बहुत सिंपल है, ज्यादातर एडवांटेज आप यहाँ पे लोगे। जब मैं डेट की फॉर्मेटिंग बताऊंगा तो यहाँ पे ना बहुत सारे डेट की फॉर्मेटिंग्स मिलेंगे आपको। अभी कमिंग टाइम में मैं आऊंगा इस लेवल पे तो बताऊंगा, ठीक है ना? ये देख ही रहा होगा आप DDMMY करके। अभी बस सिंपल तरीके से समझ आ। एक और होता है टाइम। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा 10:20। हमारे इंडिया में या कहीं पर भी टाइम के कितने फॉर्मेट्स हैं? टू। या तो हम एक 24 पे देखते हैं, 12 पे देखते हैं, यही तो है। तो एक्चुअल कैलकुलेशन तो 24 के बेस पे ही चलता, बट टाइम का फॉर्मेट है 12 एंड 24। अब वहीं पे अगर आप ट्रेन का टाइम देख रहे हो तो कहाँ बज रहा, तो 17 बज रहा होता है, 17, 18, 19, 20 ऐसा कुछ। लेकिन अगर हम, आप समझ गए ना, 12, 1 भी बज रहा होता है, हम ऐसे भी इन जनरल बात करते हैं। तो दो ही फॉर्मेट्स आपके पास, और मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपके पास दो ही फॉर्मेट है। उसका रियलिटी क्या है देखो, मैंने जैसे कंट्रोल 1 किया, टाइम पे आ जाइए। अब इसमें मिसिंग क्या था? इसमें AM PM नहीं लगा था, सेकंड नहीं था, और आप वो भी चाह रहे थे भाई 10:20, बट व्हाट, AM या PM क्या है ये? तो अब यहाँ पे जाइए, ये आपका 13 बज रहा है, मतलब ये 24 वाला फॉर्मेट है। और यहाँ पे क्या बज रहा है बोलिए तो 1:30, और प्लस साथ में सेकंड आ रहा है ना। तो आप इसको अप्लाई कर देंगे तो सेकंड भी आ गया, एंड मॉर्निंग का है तो ये दिखा दिया इसने। अच्छा, इसे चूज कर लीजिए, इंटरेस्टिंग है तो सेकंड हटा देगा। तो लिमिटेड फॉर्मेटिंग है, बट इतना से आपका काम चल जाएगा, इतनी फॉर्मेटिंग इसके अंदर होती है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, जैसे वर्किंग आवर्स। और वर्किंग आवर्स में ना मैं कुछ ले लेता हूँ। कंट्रोल Shift 2 होता है गाइस टाइम की फॉर्मेटिंग, एंड कंट्रोल Shift 3 क्या होता है? डेट की फॉर्मेटिंग। बट ये कुछ ना अलग ही आ गया, छोड़ो इसको फिर। तो क्या लिखूं मैं? मान लो हम वर्किंग आवर का मतलब ये एक डेटा बना रहा हूँ, जहाँ पर ऐसा मान लो कि आपके पास एक डेटा आया फैक्ट्री का, जहाँ पे वर्कर काम करते हैं और वो लोग ना ओवर टाइम करते हैं। एक तो ये है, अपना ओवरऑल वर्किंग आवर निकाला है कि किसने कितने घंटे काम किया है। तो डेटा आपका कुछ इस तरीके से है, 90 आवर्स, कोई 34 आवर्स काम किया, 40 मिनट्स। एक सेकेंड, बस इसको यहाँ पे रख दीजिए, मैंने टाइम की फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई 54 आवर्स 30 मिनट्स काम किया है, किसी ने 40 आवर्स काम किया, किसी ने 56 आवर्स 30 मिनट्स काम किया है। ऐसा कुछ करके आप लोगों ने ना, सॉरी,
काफी है समझने के लिए। किसी ने 9 घंटा 40 मिनट काम किया है, किसी ने 80 हार्स काम किया है। काफी है समझने के लिए। तो इस तरीके से ना आपके पास वर्किंग आवर्स है। आपके पास दो क्वेश्चंस है। एक तो ये कि अगर गलती ने इसमें किसी ने इसमें से कोई सा भी टाइम फॉर्मेट अप्लाई किया, लेट्स से दिस वन, और इसको सेव कर दिया, अब गया वो टाइम रिटर्न नहीं आएगा। क्योंकि 24 घंटे के बाद तो दिन ही बदल जाता है ना। और दो ही तो टाइम था, बट एक्चुअल में टाइम थोड़ी था, ये तो वर्किंग आवर था। हमने बहुत सारे टाइम को प्लस करके बताया था कि इसने कितना घंटा काम किया है। बट अगर उसमें किसी ने टाइम की फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी तो दो ही तो फॉर्मेट अप्लाई कर सकता है, बोलो तो। इधर वो 24 हो सकता है या 12 वाला फॉर्मेट हो सकता है। तो वो क्या क्या होगा यहाँ पे देखो, ये डे भी दिन भी बताना चाह रहा था कि अब समझ में आ गया, दूसरा दिन हो गया। कंट्रोल जेट करता हूँ ना समझने के लिए। ये कितना आ रहा है, 54 आवर्स आ रहा है ना। देखो ना, 54 आवर्स 30 मिनट्स उसने काम किया है ना। और इसमें से आप कोई भी फॉर्मेट अगर इसमें से अप्लाई किया ना, तो क्या कर देता है वो, दिन में चेंज कर देता है। और आपका पूरा मेहनत गया। तो क्वेश्चन से अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए जो कि अभी हो गया है, तो इसको सही कैसे करते हैं। तो आपके इंडिया में इसका कोई रूल नहीं है। बट इसकी जगह आप कंट्री चूज करोगे यूनाइटेड स्टेट। और नीचे आओगे ना तो एक 37 13 55 का फॉर्मेट है, इसको ओके कर देना है, आ जाएगा रिटर्न। इसको लिख लेना, याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी सर, और उसके बाद रिटर्न नहीं आएगा। नहीं, सेव के बाद नहीं। एक बार ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया। मेथड नंबर 2, लेट से आपने सम का फॉर्मूला लगा और आप देखना चाहते हैं टोटल कितना घंटे काम हुआ है, दे दिया ना। अगर 37 वाला फॉर्मेट अप्लाई नहीं किए होते ना, तो नहीं दे रहा होता। तो हमेशा एक तो ऐसे समझे, एक ऐसे समझे कि 24 आवर्स से ऊपर में अगर कोई आपने टाइम या वर्किंग आवर्स अपने डेटा में बना रखा है, और उसके ऊपर अगर किसी ने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया, फिर से उसको रिकॉल करना है या उसका टोटल करना है, तो इस दोनों ही सिचुएशन में आप ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे तभी आएगा, अदर देन नहीं आएगा। चलेगा, समझ में आ गया। ठीक है। परसेंटेज आपको आता है ऑलरेडी। बस इसमें 2 डेसिमल से बोनस दे रहे हैं, तो आप यहाँ से लिए, या मैं इसको सेलेक्शंस करके इस पे क्लिक करता हूँ, तभी भी परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब आपका एक क्वेश्चन है, पता है क्या करो सर, मैं इसमें 100 लिख रहा हूँ बट परसेंटेज साथ में आ जा रहा है, मेरे को परसेंटेज नहीं चाहिए। तब क्या करेंगे, सेलेक्ट और यहाँ से जनरल, और उसके बाद आप जो नंबर लिखेंगे ना वही आएगा, याद रखना। अगर आप लिख रहे हैं कुछ, हो जा रहा है कुछ, तो एकदम से आपका दिमाग जाना चाहिए कि यहाँ पे किसी ने फॉर्मेटिंग चेंज करी है। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, डिलीट किया। आप मैं इसको ना डेट फॉर्मेट में चेंज कर रहा हूँ, कंट्रोल Shift 3 अप्लाई किया, आप यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख रहे हो, वो डेट फॉर्मेट में चेंज होता चला जा रहा है। तो फिर से क्या बोलेंगे, किसी ने इसमें, अब देखो ना, अंडरस्टूड है, जैसी सिलेक्शन होगा ना यहाँ पे कस्टम दिख रहा होगा, तो आपको क्या करना था, नंबर तो जनरल ले लीजिएगा, तो एक्चुअल नंबर दिख जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद आपके पास क्या है, फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस आपने पढ़ा होगा, याद है। हाँ। तो अगर एक्सेल में तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, बट ऑब्वियसली हो सकता है किसी कंट्री में यूज हो रहा होगा। तो आप अगर 1 डिजिट में, लेट से मैंने बोला 1.1, और इसको फ्रैक्शन फॉर्मेट्स में सेट करके रखना है, तो आप सिंगल डिजिट वाला यूज कर लीजिएगा, 2 होगा तो ये और 3 होगा तो ये। ठीक है, तो आपने इसको ओके किया ना, अप्लाई किया, फ्रैक्शन में चेंज हो गया। ओके। थर्ड आपके पास में आता है क्या, फ्रैक्शन के बाद साइंटिफिक नंबर। साइंटिफिक नंबर्स क्या होता है, पहली बात तो इंडिया में यूज नहीं होता, बट हम इसको पर्पज बदल देते हैं, दूसरे तरीके से यूज कर सकते हैं। यूज इन द सेंस कि आपके पास कोई ऐसा इंफॉर्मेशन या नंबर है जो कि कॉन्फिडेंशियल है और डेटा में कोई उसको रीड ना कर पाए, तो हम क्या करते हैं, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी नंबर, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन आपके डेटा सेट के अंदर में है। लेट से मैं यहाँ पे नंबर लिख के कुछ रैंडम नंबर रख देता हूँ, और इस नंबर्स को आप चाह रहे हैं कि इजीली कोई ना देख पाए, तो आप क्या करोगे, इस डेटा को फ्रैक्शन में चेंज कर देना, साइंटिफिक नंबर में, सॉरी। ओके, एंड देन डेसिमल्स नॉट रिक्वायर्ड एंड ओके, तो कुछ इस तरीके का डेटा सेट बन जाएगा। एंड अभी से क्या होगा, सामने वाला इजीली इसको रीड नहीं कर सकता, बट अगेन मैंने जैसे बोला था, क्या किया इसने, फॉर्मेटिंग भी चेंज कर दी, ओरिजिनल वही नंबर है। आप यहाँ पे एक काउंटर क्वेश्चंस करो मेरे से, तो क्या फायदा हुआ, ठीक है वो दूर से देख के नहीं रीड करेगा, बट यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ तो समझ ही जाएगा ना वो क्या है। तो नहीं समझेगा जब मैं कल प्रोटेक्शन भी समझा दूंगा तो।
प्रोटेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, जब कर्सर रख ही नहीं पाएगा यहाँ पे, हम यहाँ तक भी उसको रोक देंगे। एक मेथड तो ये था समझाने का। जहाँ पे पहली बात तो हम इंडिया में अगर एक एग्जांपल ऐसा देखे तो ऐसा नंबर हम यूज ही नहीं करते, तो इसका कब करेंगे, जब हो सकता है इस नंबर को प्योरली विजिबल नहीं दिखाना, तो हम इसको साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट करके रखते हैं। बट यहाँ पर भी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, एक्सेल में मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ, इसका ना लेंथ पता करने के लिए ना मैं लेन लगा दे रहा हूँ। लेट से कुछ और नंबर लिखा, 11 डिजिट तक नंबर की तरह आता है, और 11 के बाद एक डिजिट भी बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली साइंटिफिक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स अगर 11 डिजिट से कम नंबर है, मीन छोटा नंबर है, तब तो उसको आपको साइंटिफिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर 11 डिजिट से ज्यादा होता है तो ये ऑटोमेटिकली साइंटिफिक में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए जो अभी मैंने करके दिखाया। अभी 12 डिजिट है, एक डिजिट कम करो, अच्छे से हम रीड कर पा रहे हैं, एक डिजिट बढ़ा दो, अब हम नहीं रीड कर पा रहे हैं। तो ये इसका ड्रॉबैक्स है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि मेरे को साइंटिफिक में कन्वर्ट नहीं करना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे जाओगे और आपको किस में चाहिए, नंबर्स में, तो नंबर्स में कर दीजिए, डेसिमल्स हटा दीजिए इवन यहाँ से, ओके कर दीजिए, ये आपका आ गया। फिर से अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग लर्निंग है, 3 डिजिट और ऐड कर देते हैं। जब ऐसा कोई आए तो आप बोलिएगा स्पेस नहीं मिल रहा है, डबल क्लिक कर दीजिएगा। 15 डिजिट तक लिखा, इसके बाद मैंने लिखा 55, तो देखो तो जीरो हो गया क्या। तो एक्सेल में 15 डिजिट के बाद अगर कुछ भी नंबर लिखोगे उस सारा का सारा नंबर्स जीरो बन जाएगा। एग्जाम्पल से समझाऊं, नंबर्स में जाऊं, 15 डिजिट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके बाद लास्ट वाला नंबर क्या लिखा था, लेट से मैंने लिखा 5, बट उसे जीरो बना देगा। कुछ भी नंबर लिखेंगे उसको क्या बना देगा, जीरो। इट मीन्स एक्सेल मैक्सिमम 15 डिजिट तक ही कैलकुलेट करता है, उसके बाद नहीं करता। अगर 15 से बियॉन्ड है तो उसके ऊपर कैलकुलेट एक्सेल नहीं करता। ये क्लियर कम्युनिकेशन से अगर कोई पूछता है या ऐसा सिनेरियो आता है तो आप वहां पे रख सकते हो कि 15 डिजिट से ज्यादा नंबर्स को एक्सेल कैलकुलेट नहीं करता, वो जीरो कंसीडर कर लेता। अब आपका फिर से क्वेश्चन आएगा, ठीक है हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट कई ऐसे इंफॉर्मेशन होता है जिसको हम एज ए इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अकाउंट नंबर, किसी किसी बैंक का अकाउंट नंबर 16 डिजिट का होता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर्स, है ना। तो हम उसको किस लिए रख रहे हैं, एज ए इंफॉर्मेशन, उसके ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं होगी। तो ऐसा सिचुएशन में हम इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ओके। और आप यहाँ पे जितना भी नंबर लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन आप कोई फॉर्मूला भी लगाएंगे तो अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है, कंफ्यूजन है, ठीक है। अब लास्ट क्या आता है, स्पेशल। स्पेशल का मतलब कुछ नहीं है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री का डेटा पे काम कर रहे हो, और मुझे नहीं पता यूनाइटेड स्टेट में जीप कोड को, फोन नंबर को, सिक्योरिटी नंबर को किस फॉर्मेट्स में रखा जाता है। देखो आपके इंडिया में क्या है ना कि मोस्ट ऑफ द चीज ना अनऑर्गेनाइज है, मानते हो इस चीज को आप। लेकिन कुछ ऐसे कंट्री है, द सेम में आप चाइना या जापान को देख लो, खैर वो लोग काफी डिसिप्लिन है, काफी ऑर्गेनाइज है, तभी उनके पास इतना पॉपुलेशन होने के बाद भी वो कंटिन्यू ग्रो कर रहे हैं और हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो वो वहां पे ना चीजें क्या है, ऑर्गेनाइज है, और इंडिया में इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखाऊं, अभी नीचे जाके कुछ खाना खाने जाइए, आप अगर आप जाके देखेंगे तो चीजें हाइजेनिक नहीं है, मतलब वो कैसे भी बेच रहे हैं, और वी पीपल लाइक कैसे भी खा रहे हैं हम। उधर से गाड़ी जा रही है, डस्ट उड़ रहा है, हमें पेट भरना है, हम कुछ भी खा रहे हैं। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। काफी ऐसे बिजनेस देखोगे जो ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। तो बट आप किसी अदर कंट्री में जाके देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने चाइना एंड जापान का एग्जांपल लिया, लेट्स सी यूएसए के डेटा पे मैं खुद ही काम कर चुका हूँ। वो लोग ऐसे नहीं देखते, वो लोग चीजों को ना सिस्टमेटिक तरीके से रखते हैं। तो इसीलिए अगर आप किसी ईवीएस के डेटा पे काम करो और आपको नहीं पता कि सिक्योरिटी नंबर को किस फॉर्मेट्स में रखना है मेरे को, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। लेट्स से सिक्योरिटी नंबर सेलेक्ट किया, एंड यहाँ पे आप नंबर्स कुछ पुट करिए, वो अपने आप उस फॉर्मेट में सेट कर देगा, आपको यहाँ पे एफर्ट नहीं मारना। इसके ना दो अच्छी बातें मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। भाई आप सब करियर स्टार्ट करोगे कुछ टाइम बाद में, मार्केट में ना दो तरीके की कंपनीज होती है, एक होता है प्रोडक्ट बेस और दूसरा होता है सर्विस बेस। मानते हैं इस चीज को, समझ है इस लेवल पे नहीं है, है नहीं है, बोलो ना हाँ ना।
हाँ, बताओ दोनों में अंतर क्या है। हाँ, और सर्विस तो सिंगल बैंकिंग। बैंकिंग वगैरह हो गया, वेरी नाइस। और कोई बताना है जो भी समझ है। आपका प्लस एज क्या है। कुछ वेरी नाइस। ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है ऐसी कंपनी जो जिनका खुद का प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट बेच रही है, और सर्विस का मतलब होता है कि हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जांपल कोचिंग बहुत अच्छा आंसर है कि सर्विस प्रोवाइडर है। हम किसका सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग दे रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, और हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ सर्विस दे रहे हैं, लाइक ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। कल को अगर प्रोडक्ट बंद हो जाएगा तो हमारी दुकानें बंद हो सकती है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरीके से जो आपने नाम सुना है, डिलॉयट हो गया, केपीएमजी हो गया, एक्सेंचर हो गया, टीसीएस हो गया आपका, ये सब क्या है, जैनपेक्ट हो गया, मर्सर हो गया, ये सब ना सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। इनके खुद के प्रोडक्ट्स नहीं है, ये कंसल्टेंट है, किसी अदर ब्रांड के कंपनी के ऊपर काम करती है। तो आप यहाँ पे डिलोइट एंड केपीएमजी जैसे कंपनी में जाते हो तो हो सकता है मे बी आप इंडिया में बैठे हो लेकिन ऑस्ट्रेलिया के डेटा पे काम कर रहे होंगे, यूएस के डेटा पे काम कर रहे होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग काम करना होगा। उनके फाइनेंशियल ईयर अलग होंगे, हर चीज अलग हो सकता है। ठीक है। पर वहीं पे अगर आप इंडिया में भी काम कर रहे हो, इंडिया के डेटा पे काम कर रहे हो, लेट्स से क्या ले लूँ मैं, कोई भी ले लेते हैं, टाटा ले लेते हैं, सबसे बेस्ट है। तो टाटा का प्रोडक्ट्स हैं। और अब टाटा में जॉब कर रहे हैं तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। बट टाटा के ना दो है, देखो। टाटा मोटर्स प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हुआ क्योंकि व्हीकल्स खुद बनाती है, खुद ही बेचती है ये। ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास टीसीएस एक कंसल्टिंग कंपनी है, मतलब ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये मेन पावर देती है, ये आईटी सपोर्ट देती है टीसीएस कंपनी। तो यहाँ पर आपने देखा होगा अगर जॉब जाती है ज्यादातर तो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में ज्यादा जाती है। क्यों, प्रोजेक्ट नहीं आया तो आपको हटा दिया। इवन जब आप ज्वाइन करते हो ना तो आपके लेटर पे जो आपका क्या बोल सकते हो उसको, ऑफर लेटर जो आपको मिलता है या अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, उसमें ना साफ साफ मेंशन होता है कि हमारा अगर प्रोजेक्ट या कॉन्ट्रैक्ट टूटता है क्लाइंट से फर्दर तो हम आपको हटा सकते हैं। वो इसलिए लिख के रखता है ताकि आप कंपनी के ऊपर कल को क्लेम ना करें कि मेरे को नौकरी से निकाल दिया। वो साफ साफ लिखते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऐसा नहीं होता। जैसे आपका, मेरा एक्सपीरियंस लोरियल में था मैं, या जीएसके में रहा है, या कोई भी ऐसी कंपनी जो खुद की प्रोडक्ट बेच रही है, तो दोनों में कंपेयर करके देखोगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ज्यादा वैल्यूएबल होता है एज कम्पेयर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। हाँ, क्योंकि हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट है, अगर वहां से चीजें गड़बड़ हुई तो हमारी भी गड़बड़ हो सकती है चीजें। लेकिन प्रोडक्ट बेस में नहीं होता। और ऐसे में अगर कोई स्टेबल कंपनी हो, प्रोडक्ट बेस की बात कर रहा हूँ, जिसकी ब्रांड वैल्यू बहुत अच्छा बना हुआ है, मार्केट में रेपुटेशन बहुत अच्छा बिल्ड करा हुआ है, उस कंपनी में आप काफी सिक्योर फील कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। तो अगर मेरे को बोलोगे 19-20 का अंतर, तो मैं बोलूंगा 20 प्रोडक्ट होता है, 19 आपका सर्विस हो गया। समझ गए इस बात को। और ये सब चीज ना डे वन से अगर आपको आइडिया है तो बहुत बेटर है आपके फ्यूचर्स के लिए। एनीवे, सो आई होप यहाँ तक कंसेप्ट समझा दिया। तो इतना ही पे रखते हैं, कल हम लोग ना कस्टम फॉर्मेटिंग से आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें एक रूल्स है जिसको आप समझोगे तब ये सारे चीज समझ में आने शुरू हो जाएंगे कि ये सब हमें कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो ये मैंने दे दिया, एंड ये वाला डेटा सेट मैंने अभी जो समझाया था ये भी शेयर करूंगा। आप इसके ऊपर भी टाइम स्पेंड करना और इसको सही करने की कोशिश करना। ठीक है गाइस, ओके। जो पेन ड्राइव लाए हैं वो मेरे को दे दीजिए।